एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? ये जो सब्जेक्ट है ये स्टार्स का जो मूवमेंट होता है जिसको हम सितारों की चाल बोलते हैं उसका सब्जेक्ट है। स्टार्स की और प्लैनेट्स की अलाइनमेंट हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है। कई लोग इसे बिल्कुल नहीं मानते हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते उसमें भी कई लोग सक्सेसफुल है। कभी किसी को बहुत सक्सेस मिलती है, कभी किसी के साथ कई तकलीफों का दौर आता है। सोनी जी, हमने सुना है कि आपने फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था संजय जी का, तब आप उनके भी टच में थे। संजय दत्त साहब जो है बाबा, वो बहुत एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। रिलीजन और एस्ट्रोलॉजी को लोग क्यों एक साथ मिक्सअप करते हैं? सबसे ज़्यादा तो बॉलीवुड मानता है। राइज इन टेक्नोलॉजी से आपको आपके इस प्रोफेशन में बोलिए या एस्ट्रोलॉजी में फायदा हुआ है? हम चैट जीपीटी के युग में जी रहे हैं। थोड़ा लक के बारे में बताइए, लक क्या है फिर? देखिए, ये तो मुहावरा है, बोलने की बात है। बहुत लोग ये चीज पूछते हैं कि मेरे कुंडली में क्या लिखा है। पहली बात तो कुंडली में कुछ नहीं लिखा रहता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, एक्सपर्ट, रीडर आपकी कुंडली नहीं बदल सकता। जन्म कुंडली को डीकोड कैसे करते हैं, ये पूरा मैथमेटिक्स है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी जितने भी लोग एनआरआईज हैं, यूएसए में हैं, बे एरिया में हैं, उनके कॉल ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे यहाँ के लोगों को। जीने की इच्छा नहीं है, सुसाइडल हो रहे हैं लोग। वे ऑफ वर्किंग और स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन है डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स। तो आपका कहना है कि ये वन ऑफ द मेन रीजन है। लेकिन उसके होरोस्कोप में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ब्लॉक अनब्लॉक, यानी ये आप इंस्टाग्राम का ब्लॉक अनब्लॉक की बात करें। पहले जब झगड़े होते थे तो ओरली होते थे, अभी सोशल मीडिया पे जब झगड़े हो रहे तो आपको कोई ब्लॉक कर दे रहा है। इसके रेमेडीज क्या है? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक लाइफ पार्टनर बोलिए या लव पार्टनर हमारा कैसा है? जो भी व्यक्ति लव करता है वो कोई एस्ट्रोलॉजर से तो पूछ के करता नहीं है। आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस रखती है एस्ट्रोलॉजी कॉर्पोरेट सेक्टर में? बड़ी बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर, सीएमडी, सीईओ ये सब एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। हम बोलते हैं कि समय खराब है, ये कहीं ना कहीं ये आपके प्लैनेट्स और स्टार्स के अलाइनमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड है। सितारों की चाल तय करेगी आपका हाल। हाय गाइस, वेलकम टू सनी साइड अप पॉडकास्ट। आज हमारे चैनल का फर्स्ट एपिसोड है, तो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द चैनल देन हैव एन एस्ट्रोलॉजर। आज हमारे साथ अभिषेक सोनी जी हैं, जो कि बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का काम किया है, कई सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का काम किया है। आइए इनसे जानते हैं इनकी पूरी जर्नी, स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स के बारे में जानते हैं और ये चीज़ें कितनी क्रेडिबल है आज के इस मॉडर्न टाइम्स में। डू वी रियली नीड एस्ट्रोलॉजी? तो अभिषेक सोनी जी से मुलाकात करते हैं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो सोनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। आज हमारे चैनल का फर्स्ट एपिसोड है, तो लेट्स होप कि आपके आने से हमारे चैनल का ग्रोथ मल्टीप्लाई हो। सोनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आज के जनरेशन में और इस न्यू लाइफस्टाइल और इस हाई टेक एडवांस्ड जनरेशन में इन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग इसे बिल्कुल नहीं मानते हैं, कई लोग इसे मीडियम मानते हैं और कई लोग इसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये हर व्यक्ति पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। ये जो सब्जेक्ट है ये स्टार्स का जो मूवमेंट होता है जिसको हम सितारों की चाल बोलते हैं उसका सब्जेक्ट है। इसमें ग्रह, नक्षत्र, राशि, हमारी अलग अलग चीज़ें मिलाकर एस्ट्रोलॉजी में आती है। सबसे बेसिक चीज़ जो होती है जिसको हम बोलते हैं होरोस्कोप, हिंदी में उसको बोलते हैं जन्म पत्रिका और जन्म कुंडली। तो एस्ट्रोलॉजी में जो लोग विश्वास रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, जो उसके हिसाब से प्लानिंग करना चाहते हैं, ये लोग अपनी होरोस्कोप रीड करवाते हैं। जैसे जन्म पत्री बनती है उसको रीड की जाती है और फिर उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा सोनी जी कि ठीक है, ये तो सारी स्टडीज की बात हो गई, बट आपकी रुचि इसमें कैसे आई, आप इस फील्ड में कैसे आए और कब से हैं आप इस फील्ड में? देखिए, मुझे इसमें 25 साल हो गए हैं। बचपन से ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में, सितारों की चाल में, कैसे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, कोई भी व्यक्ति के साथ अप एंड डाउन क्यों होता है लाइफ में, कभी किसी को बहुत सक्सेस मिलती है, कभी किसी के साथ कई तकलीफ़ों का दौर आता है। और खुद अपने होरोस्कोप में, अपने बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं जिससे आप इस सब्जेक्ट के करीब आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मून अगर 8th हाउस में रहा तो व्यक्ति ऑकल्ट साइंस की तरफ जाता है, एस्ट्रोलॉजी में जाता है। जुपिटर अगर 12th हाउस में रहा, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस मेरे चार्ट में थे
मेरा पूरा मीडिया का बैकग्राउंड रहा है। मेरे फादर जो थे वो एक बड़े हिंदी अखबार से जुड़े थे, मीडिया का बैकग्राउंड था, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था। लेकिन इस सब्जेक्ट में कीन इंटरेस्ट होने के बाद डे बाय डे वो बढ़ता चला गया। 10 से 12 साल मैंने इसको एज ए हॉबी के रूप में किया। मैं काफ़ी लोगों के संपर्क में आ गया। कैलकुलेशंस का पार्ट है, मैथमेटिक्स है। जब आप कोई भी चीज़ सही तरीके से करेंगे तो चीज़ें एक बड़ा रूप लेते चली जाती है। कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि मैं जो दूसरे काम करता था उन सब से एग्जिट होकर मुझे 24/7 एस्ट्रोलॉजी करना पड़ा। टेक्नोलॉजी में इसने काफ़ी मदद हुई। आज लोगों को ट्रैवल नहीं करना है, लोग अपने घर से बैठकर वीडियो कॉलिंग पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आपसे बात कर सकते हैं। पहले एक ज़माना होता था कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पास चल के जाना होता था, पर अब वो सब बातें नहीं रही। आप वीडियो कॉलिंग पर हैं, आप फ़ोन पर हैं, आप चैट पर हैं, सुविधाएँ आ गई है। और फिर जब हमारा दायरा बढ़ते गया, काफ़ी लोगों से मैं कनेक्ट हो गया और सोशल मीडिया का एक अहम रोल है इसमें। आज आप देखेंगे कि अगर आप यूट्यूब पर हैं या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे और बाकी पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो मून इन 8th हाउस और जुपिटर इन 12th हाउस का मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया, उसके वजह से हम इस लाइन में आए। और पैशन है, एक हॉबी है, एक बहुत मज़ा आता है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई और इससे अच्छी क्या बात होगी कि अगर आपका जो पैशन है, आपकी हॉबी है, उसी में अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है और मैं उसको भी कर रहा हूँ और आगे भी हम इसको बड़े स्केल पर लेके जा रहे हैं। तो सोनी जी, ये जो आप 8th हाउस और 12th हाउस बोल रहे हैं और जुपिटर और ये बोल रहे हैं, इसको थोड़ा आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है? जी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, उनका अपना माइंडसेट है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी से चिढ़ता है, नहीं मानता है, कम रुचि रखता है। राहु और चंद्र एक साथ कोई भी घर में रहेंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। सेकंड, कुछ लोग मीडियम मानते हैं, मतलब वो कभी कभार 2-3 साल में एक बार, साल में 2 बार जाके किसी से कंसल्ट करते हैं। सॉरी, बट ये राहु और केतु ये प्लैनेट्स हुए सोनी जी? राहु और चंद्रमा ये प्लैनेट्स हुए, ये प्लैनेट्स ये एक घर में रहते तो इंटरेस्ट लो हो जाता। ओके, सो आपका कहना है कि स्टार्स की और प्लैनेट्स की अलाइनमेंट हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है? इसे मैं ये कहूँगा कि जन्म कुंडली को डिकोड कैसे करते हैं, स्टार्स क्या कहना चाहते हैं। स्टार स्पीक्स, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। आपको समझना है कि सितारे क्या बोल रहे हैं। तो जो 30% है बिल्कुल नहीं मानते, 30% मीडियम मानते हैं और 30% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं। ये हर चीज़ को अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स के हिसाब से प्लान करते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से गाइडलाइन का काम होता है। कोई भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर जो इस सब्जेक्ट में रुचि रखता है, एक्सपर्टाइज है, वो आपको गाइड करता है। जैसे गूगल मैप का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आप कहीं जाते हैं तो गूगल मैप आपको एक गाइडेंस देता है, आप उस लोकेशन पे नियर बाय पहुँच जाते हैं, बेस्ट रूट पता चल जाता है। जैसे हम जब घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट आपको एक बहुत अच्छा नक्शा बना के देता है। क्या वो आपके 2000 फुट के घर को 2500 करता है? कभी नहीं। वो 2000 में ही बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट से बेस्ट घर आपको देता है। वैसे ही कोई भी एस्ट्रोलॉजर, एक्सपर्ट रीडर आपकी कुंडली नहीं बदल सकता। तो आप टेक्नोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं? मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं हाईटेक हूँ और मैं चाहता हूँ लोगों का समय बचे। डू यू थिंक कि राइज इन टेक्नोलॉजी से आपको आपके इस प्रोफेशन में बोलिए एस्ट्रोलॉजी में फायदा हुआ है? हाँ, काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है क्योंकि अवेलेबिलिटी हो जाती है, लोगों से कनेक्शन हो जाते हैं। और 20-30 कॉल तो आप पर डे हम लोग अभी भी लेते हैं। अगर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है तो आपकी वेबसाइट्स पे विजिटर बढ़ जाएंगे। ओवरसीज़ इसकी काफ़ी डिमांड है और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे का बात है, इसमें समय बच जाता है। अब बहुत लोग, आपने कहा 30% ऐसे भी हैं जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस 30% फर्स्ट। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उसमें भी कई लोग सक्सेसफुल है, कई लोग एजुकेशन में भी आगे हैं, फैमिली लाइफ में भी आगे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों ने अपने लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को लाया तो इन्हें उसका और बेनिफिट मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है और वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है या वो बहुत स्पीड में है, तो वो माने या ना माने, लेकिन उसके होरोस्कोप में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके वजह से उसे रफ्तार और स्पीड मिल रही है। मान लीजिए उसकी कोई बहुत अच्छी महादशा चल रही है, उसके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। अब वो मानेगा या नहीं मानेगा ये उसकी व्यक्तिगत निजी राय है, लेकिन उसके चार्ट में कुछ तो ऐसा है कि उसको सक्सेस मिल रहा है। अब बात होती है, जब आप बड़े होते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, जब आपके साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, आपका बिजनेस एक्सपांशन हो रहा है, तो आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइडेंस के तौर पर एस्ट्रोलॉजी को मैं इसे वैल्यू एडेड सर्विस की तरह देखता हूँ कि जब आप इतनी चीज़ कर रहे हो, इतने लोगों से कंसल्टेंसी ले रहे हो, तो क्यों ना एस्ट्रोलॉजर की भी ली जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी
कई बिजनेस टाइकून्स, कई बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स अपने की पोजीशंस पे जो लोग होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी कुंडलियाँ भी चेक कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही कंपनी में कोई ऐसा बंदा आ जाए, कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसका समय खराब चल रहा हो। तो ये डिसीजंस लिए जाते हैं। दूसरा, अगर कोई बंदा बोल दे, कोई पर्सन बोल दे कि मैं नहीं मानता, लेकिन उसके बोलने से सोलार सिस्टम तो नहीं रुक जाएगा। शुक्र घूम रहा है, राहु घूम रहा है, मून घूम रहा है, प्लैनेट्स अपने मिलियंस ऑफ माइल्स दूर यहाँ से घूम रहे हैं, उनका एक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। बहुत सिंपल तरीके से हम उसको डिकोड कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी काफ़ी प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है, समय के साथ डेवलपमेंट हो गए हैं, नई नई अपडेट्स आ गई है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इतना रुझान बढ़ गया है कि हमें अभी डोमेस्टिक से ज़्यादा ओवरसीज़ कॉल ज़्यादा है। अच्छा। जितने भी लोग एनआरआईज हैं, यूएसए में हैं, बे एरिया में हैं, उनके कॉल्स ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे यहाँ के लोगों के। बेसिकली आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी काफ़ी है इस। फिर क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको कहीं पे भी कोई भी सर्च कर सकता है, आपकी वेबसाइट से आप हर जगह अवेलेबल हो। और बात है इंटरेस्ट की, आप अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, ये पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई मिरेकल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी इन अ रिलीजियस सेंस। एक नॉन रिलीजियस पर्सन के लिए कितना बेनिफिशियल है एस्ट्रोलॉजी? मेरा ये मानना है, जो मैं इसको देखता हूँ कि स्टार्स आसमान में घूम रहे हैं, उनका प्रभाव आप पे पड़ रहा है। आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जब समय खराब आता है तो कई लोगों का आता है। आपने देखा होगा बुखार सबको आता है, ठंडी सबको लगती है, तो अप डाउन भी सबके लाइफ में होता है। कई बार आपने देखा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का डाउनफॉल हो जाता है। ऐसे हिंदुस्तान में कई उद्योगपति हैं जो देश छोड़ के चले गए, जिनके साथ डाउनफॉल हो गया है, जिनका समय खराब आ गया है। और ऐसे भी कई लोग हैं जो जीरो से हीरो बने हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज़ पीछे काम कर। तो आपका कहना है कि जो हम बोलते हैं कि समय खराब है, ये कहीं ना कहीं ये आपके प्लैनेट्स और स्टार्स के अलाइनमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड है। सितारों की चाल तय करेगी आपका हाल। तो सोनी जी, एस्ट्रोलॉजी को कई लोग रिलीजियस मानते हैं, तो डू यू थिंक कि एस्ट्रोलॉजी रिलीजियस है कि ये दिस इज साइंस? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी है और बहुत सारे लोगों के अपने मत है, सबकी अपनी अपनी राय है। मेरा ऐसा कहना है कि ये कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये यूनिवर्सल है। आसमान में सितारे घूम रहे हैं और व्यक्ति कहीं भी रहे, कोई भी कंट्री में रहे, कैसा भी रहे, उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है। और उसके साथ, उस प्रभाव के साथ, उसके साथ घटनाएं होती है, उसको जानने की कोशिश करता है। तो मैं इसको किसी से न जोड़ते हुए सोलार सिस्टम और यूनिवर्स और वर्ल्ड वाइड मैं इसको बोलूँगा, ये हर चीज़ के लिए लागू होती है। जैसे व्हाट्सएप को आप देख लीजिए कितने कंट्रीज़ में चल रहा है, किसी एक के लिए नहीं है, वैसी एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्सल। तो बेसिकली इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी सबके लिए रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन वो। और हमारे पास सभी प्रकार के लोग आते हैं, कई कंट्रीज़ के लोग आते हैं, वो कोई भी देश का, उसको अगर इंटरेस्ट है तो वो आएगा। और मून साइन इंडिया में चलता है तो सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चलता है, उनके भी अपनी चीज़ें, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी भी है, सबके अपने अपने फॉर्मेट्स बने हुए हैं, बेस सबका सेम है। तो आपका कहना है कि ये जितने भी कंट्रीज में है ऑटोमेटिकली सबका द साइंस एंड द बेसिक सेम है एस्ट्रोलॉजी? जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स पे, जिसको हम बोलते हैं ग्रह, सन, मून, उसके ऊपर। सोनी जी, हमने सुना है कि आपने फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था संजय जी का, तब आप उनके भी टच में थे। तो क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं, संजय दत्त जी के साथ आपका कैसा रहा मिलना? जी बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसा है कि संजय दत्त साहब जो हैं बाबा, वो बहुत एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। और आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जब तकलीफ़ में होता है, परेशानी में होता है, तो एस्ट्रोलॉजर उसको तो कंसल्ट करता ही करता है। उस समय ऐसा था कि वो काफ़ी टफ पीरियड से जा रहे थे, तो मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कुछ मीडियाज़ में कि इस डेट के बाद उनके सितारे बदल रहे हैं और उन्हें कुछ राहत मिलेगी। तो उस समय उनकी पैरोल हुई थी, फिर वो 1 टाइम एक्सटेंड हुई, 2 टाइम एक्सटेंड हुई, और वो 90 दिन तक बाहर थे। अब कोई व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है, गाइडलाइन ले रहा है, कंसल्टेशन कर रहा है, तो बेहतर है कि आप उसे कुछ अच्छा ही गाइडेंस देंगे। उस समय हमने काफ़ी बाबा के साथ काम किया था, उनकी कुछ पूजाएं भी हुई थी, और वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, और एक समय के साथ उन्हें बाद में रिलीफ मिल गया। तो सोनी जी, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के आपने एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस को भी हेल्प किया है? जी बिल्कुल किया है। ये तो देखिए ऐसी फील्ड है कि जब जिसको जैसी प्रॉब्लम है वो अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करता है। आपका पीआर कैसा, आप किन लोगों से जुड़े हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग कॉरपोरेट्स में ज़्यादा काम करते हैं। मेरा जैसे शुक्र अच्छा है तो सेलिब्रिटीज़ से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही है। वीनस को ग्लैमर का प्लानट कहा गया है। और मैं वर्कोलिक हूँ, काफ़ी काम करता हूँ, टेक्नोलॉजी की काफ़ी मदद लेता हूँ,
और बहुत ही हाईटेक तरीके से आज के यूथ को ये बताना है कि एस्ट्रोलॉजी को जो लोग लेकर हंसते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के डायरेक्टर, सीएमडी, सीईओ, ये सब एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत जब पड़ती है जब व्यक्ति बड़ा होने लग जाता है, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, एक एम्बिशियस व्यक्ति। और मैं आपको बता रहा हूँ सर कि बॉलीवुड सबसे ज़्यादा तो बॉलीवुड मानता है। पहले सब पिक्चर्स गुरुवार को रिलीज़ होती थी, पता है आपको? आपने मूवीज़ देखी होंगी बचपन में। हम तो शुक्रवार ही देखे हैं सर। अब शुक्रवार हुआ, पहले हर पिक्चर गुरुवार को रिलीज़ होती थी, बाद में उसको फ्राइडे किया गया। अब कोई बोलेगा हम इसको नहीं मानते, लेकिन फ्राइडे जो है, शुक्र ग्रह, ये ग्लैमर का प्लानिट है। बॉलीवुड को ऑपरेट करने वाला जो ग्रह है वो शुक्रवार है, शुक्र ग्रह। तो आपका कहना है कि ये वन ऑफ द मेन रीजन है? 100% है। एकता कपूर जी कोई भी काम के लेटर के बगैर नहीं करती है। आप देखिए, अपनी अपनी ग्रोथ रेट की बात है। अगर आपको किसी अक्षर से फ़ायदा हो रहा है, किसी नंबर से फ़ायदा हो रहा है, तो आप क्यों नहीं करेंगे? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सबको फ़ायदा होना। आप सिंपल गाइडेंस लेके वो स्ट्रेटजी अप्लाई करके अपने आप को फ़ायदे में ले रहे हैं। आपकी डेस्टिनी कोई नहीं बदल रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। हर होरोस्कोप अपने आप में अच्छी है, पर वो रीडर के ऊपर है कि वो आपको क्या रीड करके दे सकता है। तो सोनी जी, ये तो हो गई, मान लेते हैं हमने बहुत शॉर्ट में फाइनेंस की बात की। ये जो हम आजकल मेंस हेल्थ पे बात करते हैं, लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी पे बात करते हैं, मन अशांत है, जीने की इच्छा नहीं है, सुसाइडल हो रहे हैं लोग, ये इसका मेन सोर्स क्या आपके डे टू डे लाइफ ही है कि इसका कोर ओरिजिनेशन भी आपके कहीं ना कहीं प्लैनेट से रिलेट करता है? देखिए, बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कितना है, सक्सेस रेट कितना है, सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता हूँ पहले, तो हमारा जो मून प्लैनेट होता है, चंद्रमा, ये हमारा मूड ऑपरेटर होता है। आपका मन कैसा रहेगा, आपके मूड स्विंग होंगे कि नहीं होंगे। कई लोग आपने देखना खुश मिजाज होते हैं, इनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, बहुत मूडी होते हैं, जॉली नेचर के होते हैं। कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उनसे कभी भी बात करो तो उनका मूड ही ऑफ रहता है। तो ये अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, जैसे 6वें घर में चंद्रमा है, 8वें घर में चंद्रमा है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाता है, अनवांटेड चीज़ों को लेके सोचता है, मूड ऑफ हो जाता है, तो उसकी जो एनर्जी रहती है काम करने की वो कर नहीं पाता है। और एक चलन है कि जिसको देखो वो मोती पहन लेता है। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ होती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं मोती पहन लूँ। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप अपना मून चेक करा लो। अगर आपका मून 8th हाउस में है और आप मोती पहनेंगे तो आप और डबल माइनस में चले जाएंगे। तो मानसिक स्थिति, सक्सेस, फेल्यूर, वे ऑफ वर्किंग और स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन है डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे पहले ये चेक कराइए अपनी कुंडली में कि आपका चंद्रमा कहाँ है। दूसरा, कई बार ये भी देखा गया है केतन जी कि आदमी कर कुछ और रहा है, उसके सितारे कुछ और बोल रहे हैं और करियर कहीं और जाके बना रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब कोई व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा डीजे बन सकता है, आरजे बन सकता है, इवेंट्स में जा सकता है, उसको ज़बरदस्ती सीए की पढ़ाई में डाल दिए, फाइनेंस में डाल दिए, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हर चार्ट कुछ कहता है, आपको समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत अच्छा मेकअप करता है, कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, कोई वाद विवाद करता है, झगड़ा लड़ना भी एक कला है, वो सबको नहीं आती, उसके भी कॉम्बिनेशंस हैं। तो जो आदमी जिस चीज़ के लिए बना है वो उसका चार्ट हमें हेल्प करता है, गाइड करता है। अगर व्यक्ति नियर बाय पे जाता है, पहले एक ज़माना होता था कि माँ पूछती थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। आज 500 वो बातें हैं। हम चैट जीपीटी के युग में जी रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है, आपके सितारे क्या बोल रहे हैं, उससे रिलेटेड काम करो। और हर जगह चॉइस है, 1 2 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं, लोग बोलते कि कुंडली क्या कर लेगी। वो ये नहीं सोचते कि दुनिया के जितने बड़े बिग टाइकून से वो एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉलो करते हैं। कोई सामने आके तो नहीं बोलेगा ना आपको कि मैं ये करता हूँ। हम लोग अपने हॉरोस्कोप्स जब न्यूज़पेपर में पढ़ते थे तो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते थे। तो मुझे ये जानना था कि ये जो हम पढ़ के खुश हुए हैं कि आज आपका लकी दिन है, आज आपका ये कलर है, क्या ये इतना जनरलाइज्ड है कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है? नहीं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। राशि फल जो होता है ये बेसिक है एस्ट्रोलॉजी का, 0.1% भी नहीं है। लोग इसको पढ़ के खुश हो जाते हैं। इसके रीडर्स बहुत ज़्यादा हैं। गूगल में सबसे ज़्यादा जो सर्च होती है वो होरोस्कोप टुडे की होती है। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा 2%। पर्सन टू पर्सन जो रीडिंग होती है, जब मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लूँगा, एक होरोस्कोप बनाऊँगा जिसको हम बोलते हैं जन्म कुंडली होरोस्कोप, उसको जब रीड की जाएगी तो मैं सिर्फ आपकी बात करूँगा, आपकी दशा, आपका लग्न हाउस, आपका 10th हाउस, तब वो चीज़ आपसे कोरिलेट होगी। अब कई बार जो डेटा है, अब आप गूगल में डाल के कुछ पूछेंगे, चैट जीपीटी से बात करेंगे, तो हम कैसे वेरीफाई कर ले कि वो सही है?
उसको पढ़ के खुश होना और अमल करना कहीं ना कहीं गलत है। कैजुअली आप पढ़ लो पर उसके हिसाब से डिसीजन मत ले लो। तो सोनी जी, आपने कहा कि अगर आपको किसी व्यक्ति का जन्म तिथि यानी उसका बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम मिल जाए तो आप उसकी मोस्ट चीज़ें उसको बता सकते हैं, बट ऐसे व्यक्तियों का क्या जिनका बर्थ सर्टिफिकेट ही उनके पास नहीं है, या कहीं खो गया, या पेरेंट्स ने नहीं रखा, या किसी सर्कमस्टेंस के कारण उनको उनका बर्थ डेट मालूम है लेकिन शायद उनको उनका टाइम नहीं मालूम है, तो ऐसे लोग कितने ज़्यादा एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी के करीब आ सकते हैं? ये उनके लिए क्या रास्ता है जिनको अपनी तिथि नहीं पता है? देखिए, आपने अभी कहा कि डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम नहीं पता है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम उनका टाइम ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको इसमें डिटेल बताता हूँ अपने ऑडियंस को। अगर आपको पता है कि आप 1 अगस्त 1980 को पैदा हुए, अब आपको ये नहीं पता आप कितने बजे पैदा हुए, तो हम हर 2 घंटे में एक लग्न चेंज होता है, 24 घंटे में 12 कुंडलियाँ बनेगी आपकी। हम उस व्यक्ति से बात करके क्वेश्चन आंसर करके नियर बाय लग्न में पहुँच जाते। मान लीजिए आप मांगलिक है, आपकी शादी हुई है 32 साल में, तो मैं सबसे पहले देखूंगा अगर आपकी मैरिज हो गई तो आपकी मैरिज कौन से ईयर में हुई। आप बोलेंगे 31, 32, तो मैं उन प्लैनेट्स को 7th हाउस में लाऊंगा जिससे डिले ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। इसको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग बोलूँगा। फिर मैं देखूंगा आपके फादर क्या करते हैं, आपने बोला कि वो राजनीति में थे, तो मैं सूर्य को 10th हाउस में ला लूँगा। भाई बहन कितने थे, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप शाय हैं या ज़्यादा बोलते हैं, आपका बॉर्न एंड बॉटअप कैसा रहा, आपका एजुकेशन कैसा रहा, हाइट, पर्सनैलिटी, ऐसे कई सारे फैक्टर है जिससे हम नियर बाय पहुंच जाएंगे। ये एक ऐसी बात है कि आप कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहते हैं, कौन से फ्लोर पे रहते हैं ये मुझे ढूंढना है, तो ये एक आर्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। उसमें फिर वो व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करके ये देख सकते हैं कि इसका सबसे अच्छा प्लानट कौन सा है। कोई व्यक्ति बहुत तैयार होता है, बहुत अच्छे से रहता है, मॉडल्स की तरह रहता है, मॉडलिंग करता है, उसका शुक्र बहुत अच्छा होगा। कोई आदमी एग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, फास्ट है, उसका राहु मंगल अच्छा होगा। तो ऐसा क्रॉस करके रिवर्स जा सकते हैं आप। तो अब चलिए कुछ मेरे बारे में बात करते हैं सोनी जी। मुझे मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि एंगर इश्यूज हैं जी। तो क्या आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि एंगर इश्यूज का हमारे प्लैनेट से कितना लेना देना है, या हमारे कुंडली से या हमारी तिथि से कितना लेना देना? जी बिल्कुल। हमारी जो जन्म कुंडली होती है इसमें 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र है। हर ग्रह का, हर राशि का, हर नक्षत्र का अपना अपना एक प्रभाव है। आज हम गुस्से की बात करते हैं, एंगर की बात करते हैं। राहु और मंगल ये मिलकर हाई एंगर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसको बोलते हैं अंगारक योग। अब ये गलत नहीं है, कुछ लोगों के लिए गलत है। उसका सिंपल तरीका ये है कि ऐसे लोग बहुत फास्ट होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। इनको कोई भी चीज़ समय पे होना, ये लोग टाइम मैनेजमेंट में बहुत पक्के होते हैं। इनका मतलब होता है 3 बजे का काम 2:45 बजे कर लो। अब इरिटेशन कब स्टार्ट होगा, जब आपके साथ कोई लेजी पर्सन आ जाएगा, आप उसको बोल रहे 3 बजे करो, आपका सेटअप लग रहा है 5 बजे, तो फिर आपको एंगर आएगा ना। तो नेचर टू नेचर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मंगल को एग्रेशन का मालिक कहा जाता है, रफ्तार का मालिक कहा जाता है, स्पीड और तेजी से काम करना। राहु अगर उसके साथ बैठता है तो गुस्सा बहुत आता है, ऐसे आदमी में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहती है। सेकंड कॉम्बिनेशन बनाता है सूर्य और मंगल। तीसरा कॉम्बिनेशन बनाता है मंगल का 10वें घर में होना, जिसको हम 10th हाउस बोलते हैं। 10th हाउस वर्क का होता है, हमारे काम करने के तरीके का होता है। आपने देखा कई लोग लेजी होते हैं, आपने आज काम बताया कल करेंगे, परसों करेंगे, वो पेंडिंग में ही डालते हैं। उनको आप कोई भी काम बताओ बोलते कल हो जाएगा। उनका मंगल नीच होता है, रेट्रोग्रेड होता है या अस्त होता है। तो जो फिजिकल एनर्जी रहती है, जो काम करने की स्पीड होती है, वो इतनी कम होती है कि वो अपने रफ्तार से करते हैं। और एक नॉन खराब मंगल वाला और एक तेज मंगल वाला इनकी कभी नहीं जमती है, क्योंकि इसको स्लो करना है और आपको फास्ट करना है, वहाँ कंपैटिबिलिटी का इशू आता है। तो अगर हम इन चीज़ों को इतना महत्व देते हैं सोनी जी, तो इसके रेमेडीज़ क्या है? ये जैसे एंगर इश्यूज़ है या मेंटल इंस्टेबिलिटी है, या लोगों को कई तरीके की इश्यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या रेमेडीज़ है? देखिए, एंगर को तो मैं हाई एनर्जी के रूप में देखता हूँ। एंगर आ रहा है तो हाई एनर्जी आपके अंदर, तो वो एंगर आपको कहाँ निकालना है? एंगर तो आपको निकालना ही है, एनर्जी तो आपको बाहर करना ही है। तो आप अपने काम पे निकाल दो। आपका कहना है कि वो एनर्जी को हम पॉजिटिवली इन्वेस्ट पॉजिटिव करें, आप गुस्सा अपने काम पे निकाल दो, उसको खर्च कर सकते हैं। यस, अब आप वो गुस्सा अपने फैमिली पे, अपने दोस्तों पे, अपने कजिन्स पे भी निकाल सकते हैं, या अपने काम पे निकाल सकते हैं। काम पे निकाल दोगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो उसको हमें ही स्ट्रेटजी प्लान करना है। वहीं अगर मैं मूड की बात करूँ तो कई लोग बिना मतलब के डिप्रेशन में रहते हैं, उनको करना कुछ है नहीं, बस वो बैठ जाते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है। वो इस बात पे विश्वास नहीं रखते हैं कि जब इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ से आएगा।
जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलने वाले, कुछ नहीं मिलना है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं सोनी जी जो कि फाइनेंशियली बहुत केपेबल हैं और स्टेबल हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों में ये जो आप कहते हैं एक इनर सेटिस्फैक्शन की बात, कोई भी मुझे सेटिस्फाइड एंड एट पीस नहीं लगता है। तो हम लोग बहुत रिसोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं कि बिजनेस अच्छा होना, फैमिली अच्छी होनी, बट फिर भी वो कंटेम्प्ट और सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। तो आपको लगता है कि एक आदमी अगर एस्ट्रोलॉजी को अपने लाइफ में फुल इंपॉर्टेंस के साथ इंक्लूड करता है तो वो इन चीज़ों को भी अपने मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ अपने स्पिरिचुअल पार्ट को भी अलाइन कर सकता है वो? जी बिल्कुल कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये गाइड करती है कि आपका सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा है, आप काम क्या कर रहे हैं, आने वाला समय कैसा है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं चले गए। अब आप बताइए, आप मौसम विभाग की हम बात करते हैं, ज़मीन की अब बात करते हैं। अगर कहीं पे आपके पास बड़ी लैंड है 50-100 एकड़, आपने प्लान कर लिया कि मैं यहाँ नागपुर में कश्मीर के फूल उगाऊंगा, तो क्या आप उगा सकते हैं? मौसम क्या बोल रहा है, सॉइल क्या है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, वैसे ही सेम आपकी जन्म कुंडली बताती है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, आपका स्टार क्या बोल रहा है, आपका सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है, आपका मीडियम ग्रह कौन सा है और आपका खराब ग्रह कौन सा है। और आपने देखा एक हॉबी होती है, जब छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसके अंदर एक आर्ट रहता है। कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छी बात करता है, कोई कम बात करता है। आपको उसको ऑब्जर्व करना है। आपकी होरोस्कोप क्लियर कट ये गाइडेंस दे देती है कि आपको क्या करना है। अधिकांश ये देखा गया है कि वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं जो अगेंस्ट द प्लानेट जाके काम करते हैं। वहाँ पे ये होता है कि इनपुट बहुत ज़्यादा, आउटपुट बहुत कम है। अब मान लीजिए किसी को बात करना ही नहीं आता है, तो क्या आप उसे प्रवक्ता बनाएंगे? नहीं। वो तो बात करेगा, संबंध खराब हो जाएंगे, वो जैसे ही बोलेगा रिलेशन खराब हो जाएंगे। ऐसे लोगों को हम दूसरे काम में लगाएंगे। कई लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, तो होरोस्कोप ये बोलता है, प्लैनेट्स ये गाइडेंस देते हैं कि आप पीआरओ बन जाओ, आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन जाओ, आप रिलेशनशिप मैनेजर बन जाओ। कई बार बात करने से बात बिगड़ जाती है और कई बार बात करने से बात बन जाती है। तो सितारे आपको ये गाइड करते हैं। अब जैसे जैसे आप नियर बाय जाएंगे वहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा, ग्रोथ रेट हाई हो जाएंगी और सक्सेस भी मिलेगा। रही बात सेटिस्फेक्शन की, तो ये अपनी अपनी माइंड सेट है। कई लोग छोटे से में खुश हो जाते हैं, कई लोगों का बहुत बड़ा प्लान होता है, तो ये गैप तो कभी फुलफिल नहीं होगी। अगर आप एम्बिशियस है, आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, तो आपको उसमें लगा रहना पड़ेगा। और अगर आपके गोल्स कंप्लीट होने आ गए हैं तो फिर आप कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अच्छा, बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं कि मेरे कुंडली में क्या लिखा है, कुंडली में क्या लिखा है। बहुत लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कुंडली के बारे में थोड़ा सा बताएं और सोनी जी ये भी बताएं कि कुंडली में होता क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। पहली बात तो कुंडली में कुछ नहीं लिखा रहता है। ये लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि मेरे कुंडली में क्या लिखा है, तो मैं उनको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ कोई पेन लेके नहीं बैठा था जो कुछ लिख रहा था। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसको हम डी कोड करते हैं। कुछ सिग्नल्स है, कौन सा ग्रह किस राशि में, किस हाउस में, किस नक्षत्र में बैठा, उसको हम डी कोड करते हैं। कुंडली मतलब जन्म पत्रिका। आपने देखा होगा 12 बॉक्सेज रहते हैं, एक जन्म कुंडली बनती है, उसको डी कोड किया जाता है, उसको रीड किया जाता है और उसके अंदर से आपको अपना लॉजिक लगा के ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें हो क्या रहा है। तो कई बार ये बोलते हैं कि बच्चों की कुंडली बनाना कि नहीं बनाना। आप किसी की भी कुंडली कभी भी बना सकते हैं। वो एक मैप है, उस समय का मैप है जब आपका जन्म हुआ था, जब आपका बर्थ हुआ था। तो सबसे पहले आपसे लिया जाता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। आप नाम कुछ भी बता दो, आप केतन की जगह आशीष बता दो, उज्जवल बता दो, उससे कुछ नहीं होगा। डेट टाइम प्लेस से जो चार्ट बनता है उसको बोलते हैं जन्म पत्रिका, होरोस्कोप। वो बनने के बाद प्लेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से प्लेसमेंट्स आते हैं। उसके बाद वो प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं, कौन सा प्लैनेट एक्टिव है, बहुत अच्छा है, कौन सा प्लैनेट बहुत ख़राब है, कौन सा प्लैनेट न्यूट्रल है, इसको समझा जाता है। अब इसका जो उपयोग होता है, इसका जो गाइडेंस लिया जाता है, वो अलग अलग हमारी लाइफ की जो स्टेजेस आती है उस पर किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति, पहले एक ज़माना था कि शादी के समय ही कुंडलियों का मिलान होता था और कुंडली बनाई जाती थी। अभी शादी छोड़ के 50 चीज़ों में कुंडलियों का काम हो रहा है। लोग टेंडर कब लेना है वो भी पूछते हैं, जॉब कब स्विच करना वो भी पूछते हैं, अच्छा समय, बुरा समय, न्यूट्रल समय, हर पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन बदल जाते हैं। जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो एग्ज़ाम की बातें करते हैं, जो जॉब करता है वो इंक्रीमेंट की बातें करते हैं, जॉब और अच्छा करना है तो वो बोलते हैं मैं रिज़ाइन कब करूँ। सबसे ज़्यादा जो सवाल अभी चल रहे हैं, जो आईटी के बच्चे जो ऑनलाइन हमारे पास आते हैं, इनका एक अहम सवाल है ब्लॉक और अनब्लॉक। इसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। अच्छा।
ब्लॉक और अनब्लॉक का क्या जन्म कुंडली से संबंध है। ब्लॉक अनब्लॉक यानी ये आप इंस्टाग्राम का ब्लॉक अनब्लॉक की बात कर। पहले जब झगड़े होते थे तो ओरली होते थे, अभी सोशल मीडिया पे जब झगड़े हो रहे तो आपको कोई ब्लॉक कर दे रहा है तो वो पूछता है मुझे अनब्लॉक कब करेंगे या मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया तो गया। आपके पास अब इश्यूज टेक्नोलॉजिकल भी आ रहे हैं क्योंकि लोगों की वो समस्या है। दूसरा, उस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है, जब मैरिज नहीं हो रही तो वो मैरिज के लिए आएगा, उसके पहले लव रिलेशनशिप में रहेगा, कभी वो करियर के लिए आएगा। बिजनेसमैन अपने बिजनेस एक्सपेंशन, बिल्डर्स ये पूछते हैं कि हम अपनी नई स्कीम कब लॉन्च करें। पॉलिटिशियंस का तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये। चुनाव के समय आपने सुना होगा कि राहु काल के समय भी फॉर्म भरे जाते हैं। अब जब इसकी बात कर रहे हैं आप, तो थोड़ा लक के बारे में बताइए। ये लक क्या है फिर, जब हम बोलते हैं कि मेरा लक खराब था इसलिए मेरा काम नहीं हुआ? देखिए, ये तो मुहावरा है, बोलने की बात है, मैं इसको समय से जोड़ देता हूँ। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा तो आप बोलेंगे मैं लकी हूँ, मेरा टाइम चल रहा है, मेरा दौर चल रहा है, आपके साथ चीज़ें हो रही है। टाइम खराब है तो लक खराब है, तो लक को समय से ही जोड़ेंगे और इसको मोशन ऑफ प्लैनेट से ही हम जोड़ेंगे। दौर की बात है, कभी आपने देखा होगा कि आप बोलोगे यार 2024 तो मेरे लिए एकदम टर्निंग पॉइंट था। क्यों था? कोई ना कोई ग्रह दशा आपको 24 में लगी। ऐसा ग्रह लगा जिसने आपको एकदम से एक्सपांशन दे दिया, आपको लॉन्च कर दिया। तो बात ये होती है, जो हम लोगों ने रिसर्च करके R&D करके सब्जेक्ट में, मैं तो इंटरेस्ट से इस लाइन में है, आपको पता है, मेरा पैशन है, मेरा सब्जेक्ट है। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी कुंडली को समझो कि सितारे बोल क्या रहे। अगर आपका अच्छा समय है तो आप उसको यूटिलाइज कर लो। केतन जी, अगर आप गोल्डन पीरियड में घूमने चले जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका। खराब समय में बड़े बड़े बिजनेस करेंगे तो भी नुकसान आपका ही होगा। तो हम समय को समझ रहे हैं कि गोल्डन टाइम है तो हम उसे एनकैश करेंगे। खराब समय तो हम हमारे बाकी के भी तो काम है लाइफ में, पेंडिंग काम है, कुछ और भी हमारे बैकएंड के काम होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो हम हाई जोन, मीडियम जोन और लो जोन पे बात कर रहे हैं। तो ये जो लोग बोलते हैं कि यार मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, उसको मैं टेक्निकल जोड़ूंगा कि ये समय डाउन चल रहा था तो उस समय उसने वो बड़ा काम करना ही नहीं था ना। यही तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है। तो हर व्यक्ति को एक कहीं ना कहीं इस चीज का अवेयरनेस होना चाहिए कि उसका टाइम कैसा चल रहा है और उसको क्या चीजें करनी चाहिए। पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट की बात है। जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो रेगुलर कंसल्टेशन में रहते हैं। हमारे पास ऐसे भी कई लोग हैं जिनको हम लोग व्हाट्सएप पे अपडेट कर देते हैं। आज ही मैंने अपने बड़े बिजनेस टाइकून को मैसेज किया कि 7 बजे चंद्र मंगल का योग लग रहा है, अगले 2.5 दिन बहुत अच्छे हैं, आपको जो भी बड़ी डील्स करना आप कर लो। तो अब उसको वो यूटिलाइज करे या नहीं करे वो उसका मर्जी है, लेकिन वो करेगा या मीटिंग्स करेगा तो उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो बेसिकली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट ये फैक्ट है, ये चीजें आपके साथ फैक्ट है। हमेशा किसी है। के बोलने से सोलर सिस्टम तो रुकेगा नहीं, सितारे तो रोज घूम ही रहे हैं। और ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन की स्टडी नहीं है, एक यूनिवर्सल स्टडी, यूनिवर्सल चीज है, ग्रहों का जो प्रभाव आ रहा है। और ये कई कंट्रीज में इसकी मान्यता, कितने लोग इसको मानते हैं। अब आप अगर ऑनलाइन है, आपकी वेबसाइट से, आपका सोशल मीडिया पे अच्छा प्रेजेंस है, कोई भी व्यक्ति आपसे आके बात कर सकता है। वो नाइजेरियन रहे, कोई भी रहे, वो आएगा अपने क्वेश्चन पूछेगा। तो ये तो ग्लोबली है। और आप यहाँ हो, सिंगापुर में हो, दुबई में हो, कहीं पर भी हो, आपको प्रभाव तो पड़ना ही है ना, तकलीफ तो आना है और अच्छा समय भी आना है। जो लोग IT में लोग जॉब करते हैं, ओवरसीज चले जाते हैं, क्या उनका समय नहीं आता? अच्छा बुरा आता है। अब आती है रडार वॉच की बात कि हम कुंडली में ये देखते हैं कि सबसे अच्छा समय कब आ रहा है और क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि आपका मार्च से जुलाई बहुत अच्छा है, तो वो मार्च से जुलाई स्ट्रेटेजी भी तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो मार्च आएगा जुलाई चला भी जाएगा। आपको तैयारी से रहना है, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक मिनट उसको एनकैश करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सोनी जी कनेक्ट करते हैं, मान लेते हैं हम लव लाइफ की बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो एक लाइफ पार्टनर बोलिए या लव पार्टनर हमारा कैसा है, इसका इफेक्ट हमारे लाइफ में किन किन चीज़ों से होता है? क्या फाइनेंशियल इफेक्ट भी है उसके लाइफ में हमारे आने से? मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस होता है एक पर्सन का हमारे लाइफ में आने से? तो एक आदमी अगर एक घर बसाना चाहता है या एक रिलेशन में जाना चाहता है तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसको कौन सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मैं आपको बहुत सारी नई अपडेट दूंगा। जो भी व्यक्ति लव करता है वो कोई एस्ट्रोलॉजर से तो पूछ के करता नहीं है। पहले प्यार होता है, बाद में झगड़े होते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास वो जब आता है जब वो प्रॉब्लम में लैंड हो जाता है। तो ये जो प्यार, मोहब्बत, लव की जो शुरुआत होती है CCD में होती है, कैपेचिनो के साथ, और इसका अंत होता है एस्ट्रोलॉजर के ऑफिस में। तो ये चीज़ ऐसी है कि कई बार मांगलिक को लेकर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि लड़का मांगलिक है, लड़की नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता और वो ये सब देख के उसमें जाते भी नहीं। बहुत ही
फैक्ट वाली और प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जब कंपैटिबिलिटी की बात होती है तो दो लोगों में जब अट्रैक्शन हो रहा है, अगर वो क्लोज आ रहे, तो कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई प्लानट मैच होते हैं। अब इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है पार्ट ए कि दोनों की जम रही है, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, और लड़की लड़के के लिए लकी है या लड़के के वजह से लड़की को फ़ायदा हो रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी लड़की के लाइफ में आने के बाद उसकी बहुत ग्रोथ होती है। कई लोग आपने देखा मैरिज के बाद बहुत स्पीडी ग्रोथ। नहीं सोनी जी, हमने सुना है कि मेरे घर में तो लक्ष्मी आ गई है, इसके आने से मेरे फाइनेंसेस में बरकत हो गई है, तो क्या ये रियलिटी है? अगर किसी के स्टार्स बहुत अच्छे हैं, किसी की जन्म पत्रिका बहुत स्ट्रांग है, एक एग्जांपल देता हूँ, चंद्रमंगल नाम का एक बहुत अच्छा राजयोग है जिसको हम प्लेंटी ऑफ वेल्थ का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सेकंड राहु शुक्र एक योग होता है जिसमें आदमी बहुत पैसे कमाता है। तीसरा एक अपन पकड़ लेते हैं गुज केसरी योग, गुरु चंद्र। ऐसे कोई गुड कॉम्बिनेशन वाला राजयोग, विपरीत राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग वाली लड़की आपकी लाइफ में आती है तो आपकी ग्रोथ होगी, बहुत तेज़ी से आपको फ़ायदा होगा, एक्सपांशन होगा। कई लोगों के प्रमोशंस होते हैं, कई लोगों को बिजनेस में तरक्की मिलती है। ऐसा देखा गया है, ऐसा प्रैक्टिकल है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी देखा गया है कि किसी के स्टार खराब चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ कॉम्प्लिकेशन है चार्ट में, उनके आपकी लाइफ में आने के बाद आप भी ट्रबल में आना चालू हो जाते हो। इसीलिए तो लोग देख वेख के चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो शादी के पहले कुंडली मिलाई जाती है, क्या ये कुंडली मिलाना, क्या इन्हीं चीज़ों को चेक किया जाता है कि दोनों के कितनी चीज़ें कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ? इसमें दो चीज़ें हैं सर। एक है कि कुंडली मिला दो, गुण कितने मिल रहे हैं और हमें बता दो। मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। वो चीज़ है, मेरा रुझान 10% है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ प्लैनेट्स को समझो, प्लैनेट्स को मैच करो। आप बताइए, कोई लड़की दिल्ली एनसीआर में रहती है, गुड़गांव में रहती है, आईटी में जॉब करती है, क्या वो छोटे से गांव में जाके रहेगी? बिल्कुल। कितने भी गुण मिल जाए, 22, 28, 32, नहीं रहेगी। आपका बॉर्न एंड बॉटअप क्या है, आपका नेचर कैसा है, आप किस टाइप के हो। आप पूना में आपने बटन दबाया, जोमेटो आ गया। गांव में जोमेटो ही नहीं, आप किसको ऑर्डर करोगे? वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, वहाँ विवाद होगा। हम लोग जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी को भी तो अपडेट करना ज़रूरी है ना। दो ऐसे लोगों को साथ में लाओ जिनके विचार एक है, जिनकी प्लानिंग एक है, जिनको विजन है, जिनको आगे बढ़ना है। दो अपोजिट लोगों को साथ में लाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आप बोलते हैं कि अपन 5 बजे उठेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। लड़की बोलती है मैं सोती ही 3 बजे हूँ, वो कहाँ से मॉर्निंग वॉक करेगी? यहाँ आएगा कॉम्प्लिकेशन। आप बोलेंगे मैं शाम को अर्ली जा रहा हूँ, 8 PM आप अर्ली स्लीपिंग है, आपका बेड पे जा रहे हैं, कोई लेट नाइट्स होता है। तो ये जो नेचर है, हमारे जो बिहेवियर्स है, हमारे जो पैटर्न्स है लाइफ के, घूमना फिरना खाना, एक शौकीन व्यक्ति होता है, एक नॉन शौकीन होता है, किसी को बहुत टूरिज़्म का इंटरेस्ट है, दूसरे को नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि दोनों में, ए और बी में, दोनों पार्टनर्स में सिमिलरिटी क्या है। कुंडली मिलाने पे डिपेंडेंसी मत रखो। फिर बॉर्न एंड बॉटअप क्या है, एरिया क्या है, जोग्राफिकल लोकेशंस क्या है, और ट्रेडिशंस भी तो इसमें आते हैं ना। हमारे पास तो बाद में भी केसेस आते हैं सर, जब शादी हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अब एक अभी रिसेंट एक केस आया था, उसमें ऐसा था कि लड़की को थोड़ा लेट उठने की आदत थी, 10 बजे 11 बजे की आदत। जिस फैमिली में उसकी शादी, वो लोग 7 बजे उठ जाते हैं, 10 बजे उनका पूरा काम खत्म हो जाता है और 12 बजे तक वो लोग पूरा एंड हो जाता है। वहाँ पे वो एक आदत नहीं थी, तो वहाँ पे फिर दोनों के लिए वो डिस्टर्बिंग हो जाता है। ऐसी चीज़ों को पहले ही गौर कर लिया जाए, बाद में फिर प्रॉब्लम्स आती है। नेचर, बिहेवियर, शौक और वे ऑफ वर्किंग। लेकिन ऐसे भी कपल्स हमने देखा है सुनी जी, जिसमें कि अगर हम उनके लाइफस्टाइल की बात करें तो अब दोनों के लाइफस्टाइल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कंट्रास्ट है, बट इवेंचुअली वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। देखिए सर, यहाँ पे ऐसा है कि ये इंटरेस्ट की बात है। वो लड़के को लड़की के साथ रहना, इसलिए वो उसके कंडीशंस पे रह रहा है, क्योंकि उसको बहुत उनके साथ रहना है, वो पसंद करता है। अब किसी को कोई लड़की के साथ रहना, लड़की शॉर्ट टेम्पर्ड है, लड़की एग्रेसिव, लेकिन वो बोलता है ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, तो वहाँ उसकी पर्सनल चॉइस है। वो खींच तान के चला रहा है क्योंकि उसको मज़ा आ रही है, उसको अच्छा लग रहा है, उनको उनके साथ ही रहना है, तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहा है। उसका मतलब नहीं वो अंदर से हैप्पी है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, कई बार फैमिलीज़ में आदमी बन जाता है कि 2 परिवार एक हो गए, शादी हो गई है, अब तो रहना ही है, ऑप्शन नहीं है, वो एक है। तीसरा आदमी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता कि जो हो गया अब चलने दो, कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट भी आती है ना। लेकिन सिंपल तरीका ये है कि 2 ऐसे लोगों को साथ में लाओ जिनकी माइंडसेट मिलती है, और आपने देखा ना कि ऐसे लोग ही एक दूसरे से क्लोज आते, अट्रैक्ट होते हैं, जिनकी सिमिलर बिहेवियर्स होते हैं, सिमिलर लाइक्स या टेस्ट। जी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। एक बहुत सिंपल तरीके से 2 व्यक्तियों का बहुत अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा तो मजा आएगी। अच्छा सोनी जी, जो हमारा यूथ है अभी तो बहुत
एम्प्लॉयमेंट इश्यूज एंड ऑल है, तो आपका ये हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज है जिनको कि बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज है कि जॉब नहीं मिल रही है, इतना एजुकेशन होने के बाद भी मेरा लक काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास उनके लिए कुछ गाइडलाइंस है, क्या फॉलो करना चाहिए या किसको कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, आप किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं जो इस सब्जेक्ट में माहिर है, जो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है, आपको गाइड कर सकता है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका अच्छा समय कब है। मान लीजिए अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपका ख़राब है, आपने बहुत सारे ट्राई कर लिए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, आपने 10 इंटरव्यू दे दिए, आप बोल रहे एचआर तो मेरी सुन ही नहीं रहा है, मैं तो तकलीफ़ में हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप देखोगे 3 महीने बाद आपका एक बहुत अच्छा पीरियड चालू हो रहा है, गोल्डन पीरियड, वहाँ पे आपको अच्छे जॉब्स आएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो ये जो 3 महीने डाउन है इसको आप निकाल लो, कोई भी जॉब ले लो, फ्रस्ट्रेशन में मत आओ। आप ये माइंडसेट बना लो कि अभी जो मिल रहा हम कर लेते हैं, फरवरी से लेकर जून में जो हाई पैच आ रहा है उसमें हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, बड़ा ऑफर आएगा। तो जो ट्राई आपने इतने सारे इस ख़राब समय में किए हैं ना, वही आप अपने गोल्डन पीरियड में कर लो ना, वहाँ 2 बार में आपका काम हो जाएगा। आपने देखा जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हवा आती है तो हमारी पतंग उड़ जाती है, जब हवा नहीं आती है तो आपकी पतंग भी फट जाती है, टाइम भी बर्बाद हो जाता है और आपका मूड भी ऑफ हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी बोलती है गो विद द फ्लो। जब अच्छा समय आ रहा है तो उसको एनकैश करो ना, समय का ही तो खेल है। खराब समय में आप अपने बैकएंड के काम कर लो, घूम लो, फिर लो, परिवार को समय दे दो, दोस्तों को समय दे दो, और गोल्डन पीरियड में इंटरव्यू दो, नए जॉब में जाओ, स्विच करो और बहुत सारी चीज़ें जीवन में करने की वो कर लो। तो यहाँ पे डिप्रेशन नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा और आप हैप्पी रहोगे। आप बोलोगे सेकंड इंटरव्यू में इतना बड़ा पैकेज मिल गया, तो समय चल रहा है, तुमने उसको एनकैश कर लिया। तो हमारे यूथ को यही बताना चाहूँगा, अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो किसी भी एक्सपर्ट से जाके पूछो मेरा समय अच्छा कब है, नहीं है तो फिर ट्राई एंड एरर करते रहो। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में। आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस रखती है एस्ट्रोलॉजी कॉर्पोरेट सेक्टर में? देखिए, जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और जिन्हें इसमें बहुत रुचि है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इसकी काफ़ी डिमांड है। कंपनियां के जो लोग हैं, जो की पर्सन्स की मैं बात करूंगा, जो सीएमडी हैं, सीईओ हैं, ओनर्स हैं, कई बार स्टार्टअप्स होते हैं जो बहुत कम समय में रैपिड ग्रोथ करते हैं, उनके ओनर्स को जब एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है, ऐसे कई लोगों के हम लोग पर्सनल कंसल्टेशंस करते हैं। जो की पोजीशन के लोग हैं उनकी हॉरोस्कोप चेक की जाती है कि लक फैक्टर क्या बोल रहा है, इनके स्टार्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक ऐसे लोगों का ग्रुप कॉम्बिनेशन बनाया जाता है 5-7 लोगों का, जो बहुत की डिसीजन ले रहे हैं। तो कोई ऐसा क्लाइंट आपका सोनी जी जिसने आपके एडवाइस से जिसको जेन्युइनली बहुत फायदा हुआ हो? ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको एडवाइस से काफ़ी फ़ायदा होता है। हम नाम तो किसी का भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन सही जाती है, आपका मैथमेटिक्स सही जाता है, तो लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और उसके बाद उन लोगों का बिलीफ और बढ़ जाता है। और ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आता है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, सितारे क्या बोल रहे हैं उसको हम डीकोड करके आपको समझा रहे हैं और आप उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। उस स्ट्रेटजी प्लानिंग से आपकी जो ग्रोथ रेट रहती है वो बहुत 4x हो जाती है। तो आपका कहना है कॉर्पोरेट में इसका डिमांड बहुत हाई है? बहुत हाई है, और काफ़ी सारी कंपनीज कलर, लोगो और हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करती है। आपने देखा है व्हाट्सएप का कलर ग्रीन है, तो व्हाट्सएप किसका ऐप है? मैसेजिंग का ऐप है, मैसेज भेजने का ऐप है, कम्युनिकेशन का ऐप है। एस्ट्रोलॉजी में इसको मर्क्यूरी से जोड़ा जाता है, मर्क्यूरी का कलर ग्रीन होता है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। इंडिया के एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी उसका नाम रखा, उसका 3 अक्षर का नाम है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप किसी को फ़ायदा हो रहा है या आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप क्यों नहीं मानेंगे? मानेंगे ही ना। अब कोई कलर आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप उसको अवॉइड करेंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ, मैं नाम तो किसी कंपनी का नहीं लूँगा यहाँ पे। एक बहुत बड़े फूड डिलीवरी कंपनी ने हाल में ही एक कलर चेंज किया था, 2 दिन में कंट्रोवर्सी हो गई थी और उसको उस डिसीजन को वापस लेना पड़ा था। जहाँ रेड चल रहा था उसने ग्रीन ला दिया था और ग्रीन को हटा के वापस रेड पे आना पड़ा। मंगल लाल कलर का मालिक है, रेड कलर है। तो अब आप देखिए कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जो $मिलियन के लोग हैं, वो भी तो एस्ट्रोलॉजी को मान रहे हैं। अभी हमारे जेमिनी का जो नाम था वो कुछ और था पहले, जो चैट AI का जो चैट है, जेमिनी का नाम बदला गया। जेमिनी एक राशि का नाम है, ये बुध की राशि है। तो जब ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ है। अब आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, आपका कारोबार बहुत बड़ा है, पर आप पब्लिकली नहीं बोलना चाहते कि मैं नहीं मानता, पर आप ही सबसे ज़्यादा मान रहे हो, आप ही सबसे ज़्यादा रेमेडीज़ कर रहे हो
क्यों? क्योंकि आपको फायदा हो रहा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको फायदा हो रहा है। तो ऐसा भी है बहुत लोग कि इसका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में इस चीज को ओपन नहीं कर नहीं रहे हैं कि बताना हम इसका चाहते हैं, क्योंकि कई लोग इसको नहीं मानते हैं। जिसको बेनिफिट होता है वो तो मानेगा ही, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। वो बोलता है कि जब मैं इतनी चीज़ें कंसल्टेशंस के साथ कर रहा हूँ, हर चीज़ में कंसल्टेंट है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसमें कंसल्टेंट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को भी तो आप कंसल्टेंट को पकड़ के वैल्यू एडेड सर्विस के समान उस रूप में देखते हुए उसका फ़ायदा ही तो ले रहे हो, और क्या कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी सही समय पे अच्छी बन जाए तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो सोनी जी, हमने मोस्ट टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं। एक दो टॉपिक मेरे पास अभी भी बचा है। एक तो मैं बहुत आपसे यूथ के बारे में जानना चाहता हूँ, गाइडलाइंस, बट उसके पहले मैं आपसे थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में आदमी एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से यूज़ कर सकता है अपने सक्सेस के लिए। देखिए, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं सबसे ज़्यादा तो बिलीव और इंटरेस्ट इन्हीं को रहता है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है राजनीतिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। कई बार व्यक्ति शिखर पे पहुंच जाता है, कई बार वो कई सालों तक मेहनत करता है तो उसे टिकट भी नहीं मिल पाती, कोई पद भी नहीं मिल पाता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो इसमें राहु ग्रह की एक अहम भूमिका होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु तीसरे घर में, छठवें घर में, 10th हाउस में या 11th हाउस में रहता है, ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत सफलता प्राप्त करता है। ऐसे कई लोग हैं जो पीछे से आते हैं और मिनिस्टर तक बन जाते हैं, MLAs बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं 2 बार 3 बार। तो विशेष राजयोग वाली ये जन्म कुंडलियाँ होती है जिनके घरों में राहु का राजयोग बनता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति को बहुत कम समय में हाई राइज ले जाता है और बहुत कम समय में उतना ही डाउनफॉल देने की भी ताकत रखता है। राहु अगर 8वें घर में, 12वें घर में है तो डाउनफॉल देता है, 3, 6, 10, 11 में तो राजयोग बनाता है। राहु अगर मंगल के साथ है, राहु अगर शनि के साथ है, राहु अगर शुक्र के साथ है तो वो थोड़ा फेम, ग्लैमर, पैसा और राजनीति का कॉम्बिनेशन भी देता है। पॉलिटिशियंस में वैरायटी है, कई पॉलिटिशियंस बहुत पैसे वाले होते हैं, कई पॉलिटिशियंस सही में गरीब होते हैं। पॉलिटिक्स में तो है, पर 2 कैटेगरी है, एक कमा नहीं पाया, एक ने पैसा कमाया। तो वो स्टार्स कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, पॉलिटिकल व्यक्ति के जीवन में इतने उतार चढ़ाव रहते हैं कि उसको अधिकांश कंसल्टिंग लेना ही पड़ता है। कई बार वो देखिए कुछ बोल देता है तो उसके ऊपर कुछ हो जाता है, कई बार वो गलत निर्णय ले लेता है, और कई बार उसका विनिंग चलते रहता है। तो राहु की भूमिका और अदर प्लैनेट्स 10th हाउस की भूमिका से राजनीति और एस्ट्रोलॉजी का तो विशेष एक कनेक्शन है। और अधिकांश एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं पॉलिटिशियंस अपनी राय लेने, और पॉलिटिशियंस के हाथ में आपको जेमस्टोन्स भी दिखते हैं क्योंकि वो मानते हैं। चलिए यूथ पे बात करते हैं सोनी जी। आजकल खैर जब हम लोग छोटे थे तो डॉक्टर और इंजीनियर वाली बातें होती थी, लेकिन आज के एज में जब बहुत सारी चीज़ें हैं तो पेरेंट्स की क्या ड्यूटी बनती है अपने बच्चे के लिए कि एस्ट्रोलॉजी को वो किस तरीके से अपने लाइफ में लाएं कि कम एज में ही वो ये जान पाएं कि उनके बच्चे के लिए क्या बेटर है। ये इसमें 2 पार्ट है। पहला मैं यूथ के ऊपर आंसर दूंगा। कई यूथ ऐसे हैं जो कन्फ्यूज्ड हैं, उन्हें ये पता ही नहीं क्या करना है। कई बार ऐसा देखा गया है, हमारे पास काफ़ी सारे मामले आते हैं। एक लड़की थी, वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गई, उसके बाद CA बनने के बाद हर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास हो गई। उसको इंटीरियर डिज़ाइनर बनना था, तो मैंने पूछा आप क्यों इंटीरियर डिज़ाइनर बन रहे हो? तो बोले मुझे वो पसंद है। तो मैंने आप CA क्यों बने? मेरे मदर फादर ने बोला, मेरे परिवार ने बोला। चूँकि फैमिली बैकग्राउंड में चार्टेड अकाउंटेंट ज़्यादा थे तो वो CA बन गई, लेकिन उसे 1% का भी इंटरेस्ट CA प्रोफेशन में नहीं था। बाद में वो कोई दूसरे इंटीरियर डिज़ाइनर के अंडर में ट्रेनी बन के इंटीरियर का काम कर रही थी। अब मुझे ये बताइए, जब उसे यही करना था तो वो पहले ही इंटीरियर में चली जाती थी। तो आपका डिसीजन मेकिंग सही होना। और आजकल आपको बता रहा हूँ मैं, करियर एस्ट्रोलॉजी की इतनी डिमांड है कि माँ बाप को एक रुझान है, एक इंटरेस्ट है कि क्यों ना देख लिया जाए होरोस्कोप क्या कहता है। उसमें भी आपको चॉइस होती है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है कि आपको यही करना है। मान लीजिए आपका राहु बहुत अच्छा है तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताएगी कि आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, आप IT में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, आप एयरलाइंस में जा सकते हैं, आपको चॉइस देगी। अब अगर आप अपने सबसे बेहतरीन ग्रह का काम करते हैं, जो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, आपको रिजल्ट देना चाहता है, आने वाली दशा भी वही है, आपकी ग्रोथ रेट बहुत हाई हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर आपने बोला मैं नहीं मानता, मैं तो अपने मन की करूँगा। अब आप बन गए CA और आपका बुध ग्रह खराब है, रेट्रोग्रेड है, नीच है, वक्री है। ये सब जो भाषा है ऑडियंस को मैं ये बता रहा हूँ, बुध ग्रह का खराब होना है, टेक्निकल भाषा एस्ट्रोलॉजी की मैं बोल रहा हूँ। तो वो बच्चा स्ट्रगल करेगा, ले दे के CA बनेगा, बन भी जाएगा तो क्लाइंट्स नहीं आएंगे, तो उसको वो हाइट, वो सक्सेस, वो फेम नहीं मिलेगी। तो आप गलत दिशा में जाकर अपना समय मत बर्बाद करिए। समय और पैसा दोनों जा रहा है। पैसे तो आप कहीं से भी रिकवर करेंगे पर टाइम कभी लौट के नहीं आएगा।
तो कई बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, आपने देखा करियर बदल लेते हैं, 5 साल ये किया फिर कुछ और करने निकल गए, जॉब स्विच करते हैं। कई लोगों का ये भी कहना है बच्चों का कि हमें तो 1 रुपये का मज़ा नहीं आ रहा इस करियर में, तो उसका जो इंटरेस्ट का फील्ड था वो नहीं कर पाया। उनको, कई लोगों को दुख भी होता है इस बात का कि मुझे ये करना था मैं नहीं कर पाया। किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को एनिमेशन में इंटरेस्ट है, तो वो अगर कर लेता तो उसका सक्सेस रेट हाई रहता था। और वहीं आप एस्ट्रोलॉजी को साइड में कर दो 2 मिनट के लिए, आपका कुछ पैशन है, आपको अंदर से हैप्पीनेस होता है कोई काम करने का, तो आप वही करोगे ना, तो आप पूरी ताकत से करोगे। तो बात लेने की यही है कि आप अपने बच्चों से जबरदस्ती कुछ ना कराए, ना कराए, आप ये पता लगाए कि उसकी हॉबी क्या है, उसका पैशन क्या है, उसका इंटरेस्ट। और एस्ट्रोलॉजी भी आपको वही गाइडलाइन दे रही है कि 1 2 3 ये काम आप कर सकते हो। और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि पहले के ज़माने में एक मदर का ये सवाल होता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। आज 500 वैरायटी है, वो ये भी पूछ सकती है रेडियो जॉकी बनेगा, ब्लॉगर बनेगा या वीडियो एडिटर बनेगा। कई ऑप्शंस खुल गए। हमें ये देखना है कि उसका सबसे अच्छा प्लानेट क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उससे आगे करियर काय में बनाना है। कई बार बच्चे अपने दोस्तों की कहानी सुनकर, 4 ने बोला मैं सीए बनूंगा तो 5वां बोलता मैं भी सीए बनूंगा, वो ये नहीं जानते कि आगे होने क्या वाला है। तो यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। थोड़ा सा अगर यूथ को एक सही दिशा, अच्छी दिशा मिल जाए, कोई उन्हें गाइड कर दे, जिनसे भी वो पूछना चाहे, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो सोनी जी, क्या इसका आपको लगता है कि यूथ लोगों को व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी बहुत छोटे उम्र से ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? और आपसे एक और चीज़ पूछना था कि क्या एस्ट्रोलॉजी की बेसिक स्टडीज़, क्योंकि आप बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाते हैं, ये उतना सिंपल लगता नहीं है, तो क्या लगता है कि आपको कि एक बेसिक स्टडी हर बच्चे को स्कूल में या कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, जो उनको एटलीस्ट इंपॉर्टेंस पता चले कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, क्योंकि इसकी टीचिंग्स कहीं भी नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा है कि स्कूल में तो ये नहीं हो पाएगा, प्लैनेट्स की जानकारी मिल जाती है। आपको पता है कई यूनिवर्सिटीज़ में इसका डिग्री कोर्स भी है, ज्योतिष विशारद के कोर्स होते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें हम समझ सकते हैं। और रही बात सिंप्लिसिटी की, तो पहले ही वो व्यक्ति कॉम्प्लिकेशन में जो मेरे पास आ रहा है, मैं उसे और कॉम्प्लिकेटेड करके समझाऊंगा तो वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए मैं उसको एकदम लेमैन की तरह सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि देखो ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये करने से तुम्हें फ़ायदा होगा, ये करने से तुम्हें नुकसान होगा। आप उसको बहुत गहरे शास्त्र में ले जाके कॉम्प्लिकेशन में ला देंगे तो वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो आया ही आपसे राय लेने, वो आपसे गाइडलाइन लेने आया, वो खुद ही फ्रस्ट्रेट में है। एस्ट्रोलॉजी के साथ काउंसलिंग भी होती है, क्योंकि जब वो आता है तो कहीं ना कहीं दुखी है, डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड है। एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी तभी जाता है जब उसे कोई ना कोई समस्या है, या वो कंफ्यूज्ड है, या उसको यही नहीं पता आने वाले समय में मुझे क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ, जितना एस्ट्रोलॉजी काम करती है उतनी ही पैरेलल काउंसलिंग भी काम करती है। किसी के 2 महीने बहुत ख़राब है, उसके मन में दुनिया भर के निगेटिव विचार आ रहे, ऐसे समय में आप उसको ये बोल देंगे तेरे 60 दिन खराब है, तू तो गया काम से। प्लानेट बोल रहे हैं कि इसके 60 दिन खराब है, ये गया काम से, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊंगा, भैया बस 15 दिन की बात है, प्लानेट एंड हो रहा है, ट्रांजिट एंड हो रहा है, जनवरी से हमें रिकवरी मिल रही है। उस समय आपको उसकी मानसिकता को तो समझना पड़ेगा ना, कि पहले ही वो दुखी है, तुम उसको डरा रहे हो। तो आपका जो वे ऑफ वर्किंग है, आपका जो समझाने का तरीका है, वो बहुत सिंपल होना, कि अपना टाइम खराब है, अपन प्रिकॉशन लो, ये रेमेडीज़ है, ये तरीका है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, गोल्डन है। अब 50 दिन के बाद अगर 8 महीने का गोल्डन पीरियड है तो हम उस पर हाईलाइट करेंगे ना। दूसरी बात, कई बच्चों को, कई पालकों को, कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है, बहुत ही कॉमन सवाल हमारे पास आता है कि मेरी कुंडली बहुत अच्छी, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब हमें करना पड़ता है। हैंड राइटिंग लिखने से सुधरती है, बोलने से नहीं। जितना लिखोगे उतनी हैंड राइटिंग सुधरेगी, जितना काम करोगे उतना फाइन ट्यूनिंग में होंगे। एस्ट्रोलॉजी ये बताएगी कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, लेकिन करना आपको ही है। काम तो आपको करना, आपको ही करना है। तो इनपुट है तो ही आउटपुट है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ऑटोमेटिक होती है। गूगल में भी आप कुछ टाइप करोगे तब वो जाके आपको आंसर करेगा। तो लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है मेरी कुंडली में एक राजयोग है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। कई बार उनको लगता है कोई पर्सन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते हैं कि उस बिजनेस टाइकून ने कितनी दिन रात एक की, कितनी मेहनत की। स्टार्स तो चल रहे थे लेकिन उसके साथ उसका एफर्ट भी चल रहा था। तो ऑटोमेटिक सितारे किसी को कुछ नहीं देते। यूथ को ये कन्फ्यूजन निकालना चाहिए। गोल सेट करो, प्लान बनाओ, कहाँ करना है, कब करना है, ये आपकी हॉबी, इंटरेस्ट, बिहेवियर और एस्ट्रोलॉजी सब मिला के बता देगी। इन सब चीज़ों से ये फ़ायदा आएगा कि ये जो समय कभी लौट के नहीं आएगा, तो आप अपने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पा लेंगे। तो इसका फ़ायदा लेना चाहिए बहुत सिंपल तरीके से। इसलिए मैं इसको सिंपल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जो इसको मानते हैं।
चलिए 10th-12th स्टैंडर्ड की नहीं, थोड़ा हम कॉलेज के बच्चे और कॉलेज पास आउट के बारे में बात करते हैं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से भी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं अभी इंफॉर्मेटिव हुआ हूँ, अगर सारे यूथ को इसके बारे में पता चलने लगे तो आई थिंक मोर देन 90% लोग इसकी स्टडी करेंगे कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस भी बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे यूथ को जो अभी बहुत प्रॉब्लम में है, एजुकेशन इश्यूज हो या एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हो, इनको किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को अपने लाइफ में लाना चाहिए और अपने किस तरीके से अपने डिसिप्लिन को मतलब मोल्ड करना चाहिए कि इनको पॉजिटिविटी मिले, क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभी एक न्यू सेक्शन ऑफ यूथ है जो कि बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज्ड है, इनके लिए आपका क्या मैसेज है कि ये किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को लाके अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं? अवेयरनेस तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो कोई आपको आपके घर में आके तो इन्फॉर्मेशन देगा नहीं। आपको किसी के जाना है, पूछना है, समझना है, अपने गोल सेट करना है, अपना प्लान बनाना है और ये समझना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरी बेहतरीन क्वालिटीज़ क्या है। हर व्यक्ति के प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। अब मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, आप मुझे बोलोगे आप अकाउंट्स लिख लो, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं लिख पाऊँगा या मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप बोलोगे PR कर लो, लोगों से मिल लो, सोशलाइट हो जाओ, तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। तो क्यों ना अपना करियर मैं PR में बना लूँ, सोशल में बना लूँ, या मैं ऐसा कोई काम करूँ जो मेरी हॉबी भी है, पैशन भी है और मेरे ग्रह भी उसको अनुमति देते हैं। तो अब आपको लोगों के पास जाना है, आपको अपने आप को अवेयरनेस में लाना है। पूरी दुनिया में ज्ञान का खजाना पड़ा है, गूगल है, अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, आप किसी से भी कंसल्ट करो जाओ। लेकिन लोगों के अंदर एक भ्रम है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, उनको लगता है सब मुझे आके बता देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। जिन लोगों ने ये पहल की है, गए हैं, लोगों से समझे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लिए, आपने देखा है कभी जो व्यक्ति बहुत ट्रैवल करता है, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर होता है, उसका लेवल ऑफ नॉलेज कई गुना हाई होता है। उसने कई कंट्रीज़ देखा, उसने कई लोग देखे, उनके तौर तरीके देखे, उन्होंने कई स्टेट्स देखे, रिलीजन्स देखे, कॉन्टिनेंट देखे। जो कहीं गया ही नहीं उसको क्या पता दुबई एयरपोर्ट कैसा है, कितने प्लेन लैंड होते हैं, ना वो यूट्यूब पे देख रहा है, नहीं जा पाता तो वीडियो देख सकता है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, पर वो जिद नहीं है उसको अंदर कि मैं जाके कुछ सर्च कर लूँ। आने वाला ट्रेंड क्या है, आज पूरी दुनिया AI पे आ गई है, चैट GPT आ गया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन रहे हैं। आने वाला फ्यूचर क्या है, आप टेक्नोलॉजी को तो डिनाई नहीं कर सकते ना। आज पूरी गाड़ियाँ EV पे आ रही है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड क्या आने वाली है, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। AI और GPT पे तो आपसे बहुत सारी बात करना है सोनी जी, लेकिन आई थिंक एक एपिसोड के हिसाब से हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और विल डू इट अगेन, हम वापस से करेंगे जिस पे मैं आपसे AI के बारे में भी जानना चाहता हूँ, AI की सिग्निफिकेंस जानना चाहता हूँ और आज के यूथ को उससे रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थ्रेट्स भी क्या क्या हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें उस पर बात करेंगे। हम चाहते थे कि आप जाते जाते भी अगर आपके मन में कोई मैसेज है फॉर एनीबडी, इट्स नॉट ओनली यूथ, किसी के लिए भी अगर कुछ मैसेजेस है जो आप देना चाहें तो प्लीज़ आप अभी दे सकते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सिंपल, सरल और एक सीधा सीधा गाइडेंस का एक टूल है जिसको हम सेल्फ डिस्कवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके गाइडेंस से काफ़ी सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। इसे कॉम्प्लिकेटेड ना समझते हुए एस्ट्रोलॉजी के जो भी बेनिफिट्स है वो आपने लेना चाहिए, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, फाइनेंस हो या पर्सनल कोई ऐसी समस्या हो जिसका हल नहीं मिल पा रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल तरीके से आप इससे बाहर आ जाएंगे और हमारी अच्छाइयाँ क्या है, हमारे साथ बेटर चीज़ क्या, हमारी क्वालिटीज़ क्या, उसके ऊपर फोकस करिए। हर व्यक्ति के साथ कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है, हमें फोकस करना है हमारी पॉजिटिव चीज़ों पे और उसका बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा लेकर अपनी लाइफ को बहुत सिंपल, कूल और अच्छा बनाना है। काम करते रहिए और अच्छी क्वालिटी के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सोनी जी, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज सुन के। आई थिंक जितने भी लोगों ने आज ये एपिसोड देखा होगा उन्होंने अपने अपने ब्राउनी पॉइंट्स ज़रूर लेके गए होंगे। तो गाइज ये थे हमारे साथ सोनी जी, अभिषेक सोनी जी। आप नीचे इनका मेल ID देख सकते हैं। अगर वैसे तो आपके भी एरियाज़ में एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, बट अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो फील फ्री टू ड्रॉप अ मेल ऑन दैट मेल ID। ओके गाइज, थैंक यू।